हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, नया साल जिसे खुशियों का साल बोलते हैं वो आने वाला है कुछ ही पलों में। 2019 को अलविदा कहकर हम सभी 2020 में आने वाले हैं। अपनों के साथ खुशियां बांटने, उन्हें शुभकामनाएं देने का इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, आप सभी को नए साल 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं। संदेशों का महत्व और बढ़ जाता है अगर उसमें अपने जीवन के प्रति कुछ बहुमूल्य चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो जी हाँ, संदेशों के साथ आज मैं आपके साथ लाया हूँ एक क्वेश्चन सेट जो KYC पर आधारित है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एज पर मॉडल डिपॉजिट स्कीम ऑफ IBA, बैंक कैन ओपन सेविंग अकाउंट ऑफ ए माइनर इंडिपेंडेंटली व्हेन ही इज एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। मतलब एक माइनर जो है वो कितने साल का होगा जो खुद ही अपने आप अकाउंट को मेंटेन करता हो। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 14 साल का, 16 साल का, 12 साल का, 10 साल का। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ऑप्शन। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 10 सेकंड आपके पास है इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी हाँ, इस सवाल का उत्तर है 10 साल। जी हाँ, 10 साल का अगर कोई माइनर है वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकता है। जी हाँ, तो उत्तर है 10। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। द गार्जियन ऑफ माइनर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई कोर्ट इन केस ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी। इन दिस केस माइनर विल अटेंड मेजॉरिटी एट द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। आपके ऑप्शन कुछ हैं: 18 साल, 21 साल, 18 साल इफ ही इज क्रिश्चियन अदरवाइज 21 ईयर, 18 ईयर्स इन केस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम अदरवाइज 21 ईयर। जी आपका सवाल है कि अगर प्रॉपर्टी के केस में अगर कोर्ट ने गार्जियन डिसाइड किया कि किसी माइनर के लिए, तो माइनर जो है मेजॉरिटी माना जाएगा जब वो किस उम्र का हो जाएगा। तो जी हाँ, आपके ऑप्शन है 18, 21। तो आपका यहाँ सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका सही उत्तर है 21 साल। जी हाँ, 21 साल सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। स्क्रीन पर आपका है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बोलता है, इन केस ऑफ माइनर मुस्लिम बॉय हुज फादर हैज़ एक्सपायर विदाउट लिविंग बिहाइंड ए विल, द गार्जियन विल बी। आपके ऑप्शन है मदर ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल अंकल। अगर एक माइनर मुस्लिम है जिसमें विल नहीं लिखा हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है उसके फादर की, तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? जी हाँ, अगर आपको इसका सवाल का उत्तर पता है तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से इसका गार्जियन होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। जी हाँ, सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 के अनुसार, लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप फॉर्म इज गिवन इन। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जो नियम कानून है किस में दिया गया? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पार्टनरशिप डीड। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर आपको पता है तो आप मेरे साथ सवालों को उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म इज गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपका उत्तर होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 बोलता है कि स्लीपिंग पार्टनर ऑफ ए फर्म इशूज स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, इन दिस केस बैंक। अगर एक स्लीपिंग पार्टनर जो है स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट इशू करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, तो बैंक क्या करेगी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: कैन नॉट कंप्लाई सिंस ही इज नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मस्ट कंप्लाई विथ हिज ऑर्डर, कैन कंप्लाई प्रोवाइडेड वन ऑफ द ऑपरेशनल partner join him, should not allowed any further transaction till matter is sought out। जी हाँ, इसका सही उत्तर आपको पता है तो आप टिक लगा सकते हैं मेरे साथ, लेकिन अगर नहीं है तो मैं बता दूं मस्ट कंप्लाई विथ हिज ऑर्डर। एक स्लीपिंग पार्टनर भी अगर स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन जारी करता है तो बैंक को मानना ही पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा मस्ट कंप्लाई विथ हिज ऑर्डर। चलिए दोस्तों, आप बढ़िया चाह रहे हैं हमारे साथ, अगर इसको साथ ही साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 बोलता है, हु कैन नॉट बी ए फुल फ्लैश पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन है जो पार्टनरशिप नहीं बन सकता है फुल फ्लैश पार्टनर के रूप में?
ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ए माइनर, ए पार्टनर ऑफ अदर अनदर फर्म, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कर्ता ऑफ ए एचयूएफ इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। जी हाँ, आपका सही उत्तर होगा इसमें, अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ खेल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर होगा ए माइनर। माइनर कैन नॉट बी फुल फ्लेज पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। जी हाँ, माइनर जो है फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता किसी पार्टनरशिप फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 बहुत आसान सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 2, 5, 7, 10। जी हाँ, ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो टिक लगा दीजिए या तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिख दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर जो हैं 7 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, तो आपका उत्तर है 7। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़िया कर रहे हैं मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज। अभी बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 बोलता है, द प्रोविजन गवर्निंग ए पर्टिकुलर ट्रस्ट आर गिवन इन। एक ट्रस्ट में प्रोविजनिंग जो होता है वो किस में दिया रहता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ट्रस्ट डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, एक ट्रस्ट क्या जो पर्टिकुलर है वो किस में दिया रहता है। आपका सही उत्तर है ट्रस्ट डीड। जी हाँ, सही उत्तर है ट्रस्ट डीड। चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 आपका कुछ इस प्रकार है, केवाईसी गाइडलाइन हैव बीन इशूड बाय आरबीआई प्रोविजन ऑफ। केवाईसी गाइडलाइन जो है किस एक्ट के तहत जारी किया गया है, उसके प्रोविज़न में है आरबीआई के द्वारा, और वो है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। जी हाँ, ये तो आपको याद रखना होगा। अगर याद है तो टिक लगा दीजिए, और नहीं है तो मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर है कि केवाईसी गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपका सही उत्तर होगा 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। और सवाल नंबर 10 आपका स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, नॉमिनेशन फैसिलिटी वेयर एक्सटेंडेड टू बैंक ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। जी हाँ, नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से जारी किया गया है। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, व्यास कमेटी, तलवार कमेटी, गोईपुरिया कमेटी और घोष कमेटी। जी हाँ, अगर आपको उत्तर पता है तो ज़रूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है तलवार कमेटी। जी हाँ, तलवार कमेटी सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन। नामांकन फैसिलिटी जो है निम्नलिखित में से किस में अवेलेबल नहीं है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, लॉकर अकाउंट इन जॉइंट नेम्स विथ इंस्ट्रक्शन जॉइंटली ऑपरेटेड बाय ऑल। फिर आर्टिकल एक्सेप्टेड फॉर सेफ कस्टडी फ्रॉम मोर देन 1 पर्सन, डिपॉजिट अकाउंट विथ जॉइंट नेम विथ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन आइदर सर्वाइवर, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो टिक लगा दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ कि नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो है उत्तर सही है बी, आर्टिकल एक्सेप्टेड फॉर सेफ कस्टडी फ्रॉम मोर देन 1 पर्सन। अगर सेफ कस्टडी में मोर देन 1 पर्सन है तो इसमें नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, बैंक शुड अपडेट केवाईसी डाटा फॉर मीडियम रिस्क कैटेगरी कस्टमर वंस इन ए ईयर। बैंक अगर मीडियम रिस्क के कैटेगरी के खाते हैं तो उनसे केवाईसी कितने साल में एक बार अपडेट कराता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 2 साल। जी हाँ, अगर मीडियम रिस्क का कैटेगरी का कस्टमर है तो आपको केवाईसी अपडेट करने हैं, और इसका सही उत्तर है 8 साल। जी हाँ, 8 साल सही उत्तर है। अगर किसी ने किया तो उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अगर किसी ने नहीं किया तो जान लीजिए। जी हाँ, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। और सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, द करेंट अकाउंट ऑफ BSNL टेलीफोन कंपनी इज कैटेगराइज एज। BSNL कंपनी टेलीफोन कंपनी का जो करंट अकाउंट है वो किस में क्लासीफाई होगा। पहला हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर एंड जीरो रिस्क कस्टमर।
जी हाँ, BSNL एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और अगर इसका खाता खोला जाए करंट अकाउंट तो ये किस में कैटेगराइज होगा, और अगर आपको उसका उत्तर पता है तो लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये इसका सही उत्तर होगा लो रिस्क कस्टमर। जी हाँ, लो रिस्क कस्टमर होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 बोलता है कि द सेविंग अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन इज कैटेगराइज एज। अगर किसी नेता का सेविंग अकाउंट किस में कैटेगराइज होगा? जी हाँ, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, जीरो रिस्क। तो इस सवाल का जवाब आपको अगर पता है तो आप टिक लगा दीजिए या कमेंट सेक्शन में आपका आंसर लिख दीजिए। मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब है हाई रिस्क। जी हाँ, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को हाई रिस्क में दिखाया जाता है KYC गाइडलाइन के अनुसार। जी हाँ, तो आपका उत्तर होगा हाई रिस्क। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 20, 50, 100, नो लिमिट। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप बता दीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका उत्तर है नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कितने मेंबर हों, तो इसका सही उत्तर है नो लिमिट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16, और सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, ब्लैंक इज नॉट इशूड बाय रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। इनमें से कौन सी चीज़ हैं जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से इशू नहीं की जाती हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करते जाइए, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इस सवाल का जवाब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो आपका उत्तर है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है BSBDA अकाउंट के से रिलेटेड? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल इज 4 in a month excluding ATM withdrawal, if customer having other saving account required to close within 30 days, ATM कम डेबिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल। जी हाँ, यहाँ कहा गया है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के लिए कौन सा कंडीशन रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 विड्रॉल, 4 विड्रॉल तो अलाउड है, लेकिन लिखा है एक्सक्लूडिंग ATM से कितना भी निकाल लो, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 विड्रॉल इन ए मंथ एक्सक्लूडिंग ATM विड्रॉल। चलिए बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट इज रुपीज ब्लैंक, द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू ट्रांसफर ऑफ अकाउंट एज ए डिमांड ड्राफ्ट। जी हाँ, इनकम टैक्स के अधीन के सेक्शन 269T के अनुसार कितने रुपए तक की DD का राशि का भुगतान नगद नहीं किया जा सकता, खाते में किया जाता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 25,000 एंड एबव, 20,000 एंड एबव, 50,000 एंड एबव, 10,000 एंड एबव। और अगर आपको इसका उत्तर पता है, आसान सा सवाल है, तो टिक लगा दीजिए, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है ₹20,000 एंड एबव। 20,000 से एबव में जो भी पैसा डिस्बर्स देंगे, पेमेंट करेंगे, उसको अकाउंट पे ही देंगे या तो रेडी बना के देंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, इन केस ऑफ ए पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर इनकम नॉट हैविंग पैन नंबर, ए डिक्लेरेशन एज ब्लैंक इज टू बी टेकन इंस्टीड ऑफ पैन कार्ड फॉर ओपनिंग ए डिपॉजिट अकाउंट। अगर एक एग्रीकल्चरल किसान है जिसके पास पैन नंबर नहीं है और वो एक डिक्लेरेशन भरता है और खाता खोलने के लिए, तो डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म के रूप में आता है? ऑप्शन है फॉर्म 15J, फॉर्म 60, फॉर्म 61, फॉर्म 15H। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इसका सही उत्तर है फॉर्म 61। जी हाँ, फॉर्म 61 इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 जो आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 20 से आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट शुड बी फर्निश विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ अराइविंग एट ए कंक्लूजन दैट एनी ट्रांजेक्शन इज ऑफ ए सस्पिशियस नेचर। मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जिसको CTR रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें रिपोर्टिंग कब की जाएगी?
अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो जाता है, कंक्लूजन हो जाता है उसके 7 दिनों के अंदर। जी हाँ, इसमें सही उत्तर है 7 दिनों के अंदर भेजी जानी चाहिए। एक होता है CTR जो महीने भर के बाद भेजी जाती है, लेकिन अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर ट्रेस हुआ तो उसको 7 दिनों के अंदर भेजी जाती है, जो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजी जाती है। तो ये थे दोस्तों 20 सवाल KYC से रिलेटेड। आज हमने यहाँ पर सवालों के जवाब सीखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी मददगार होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद करता हूँ आज का वीडियो देखने के लिए, और आपकी सफलता की कामना करता हूँ। साथ ही साथ आने वाले 2020 नए साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और इन पंक्तियों से आपसे विदा लेता हूँ कि उदास लम्हों की न कोई याद रखना, उदास लम्हों की न कोई याद रखना, तूफ़ान में भी वजूद अपना संभाल रखना, किसी की ज़िंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोच तुम अपना ख्याल रखना, बस यही सोच तुम अपना ख्याल रखना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। जी हाँ, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है। सीखते रहिए और जीवन जीते रहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।